सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों हाइपरबोला। तो आज हम लोग हाइपरबोला के 4th लेक्चर पे हैं, जहां पर आज हम एसिम्प्टोट्स के बारे में बच्चों सीखने वाले हैं कि एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं। ऑलरेडी आपने एसिम्प्टोट्स तो समझा ही हुआ है फंक्शंस के अंदर। आज थोड़ा डिटेल में हाइपरबोला के लिए कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम उसे डिटेल में समझेंगे। बच्चों, आपने अगर हमारे आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हाई टाइम है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। एससी वर्मा के सॉल्यूशंस आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। ऑसम कंटेंट बच्चों, एकदम नंबर 1 लेवल का कंटेंट जो एडवांस के लिए ज़रूरत होती है बच्चों। जिस तरीके के फिजिक्स की कंटेंट की, जिस तरीके केमिस्ट्री के कंटेंट, आई कैन बेट यू बच्चों, आप जहाँ से पेड क्लासेस भी कर रहे होंगे ना, देयर ऑल्सो यू वोंट बी गेटिंग सच टाइप ऑफ अ कंटेंट। ठीक है बच्चों, तो ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया बच्चों, तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और मैथ्स फॉर जी मीन्स एंड एडवांस का वहाँ पर मैथ्स का एक ऑसम कोर्स है बच्चों, बहुत ही सस्ता है। सारे मेरे क्लास इलस्ट्रेशंस, सारी थ्योरी जो मैंने पढ़ा रखी है बच्चों, वो सब आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड यू डोंट नो कि क्लास इलस्ट्रेशंस का क्या मायने होता है बच्चों किसी के भी प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, तो वो सब आपको मिल रहा है बच्चों। एंड फॉर प्रैक्टिस यू हैव दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है, जहाँ पे मोर देन 165+ टेस्ट आते हैं, जिनकी हेल्प से आप ये समझ सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर कैसे गड़बड़ है बच्चों, कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके यू कैन इनरोल फॉर दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो, एंड दैट इज़ गोइंग टू ऑल्सो हेल्प यू लॉट बच्चों। ठीक है, तो इस समय हम लोग जो है हाइपरबोला में हैं, विच इज़ 25th चैप्टर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो अपडेट कर दूंगा मैं यहाँ पर। 25th चैप्टर चल रहा है बच्चों, हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर? तो स्टार्ट करें बच्चों। तो एसिम्प्टोट्स है आज का हमारा टॉपिक। क्या है एसिम्प्टोट्स? तो सबसे पहले एसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन आती है, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर let fall from a point on a hyperbola to a straight line tends to 0 as the point of the hyperbola moves to infinity along the hyperbola, then the straight line is called the asymptote of the hyperbola। तो एसिम्प्टोट्स की कहानी ऐसी तो है नहीं कि आपने पहली बार बच्चों सुन रखी है। एसिम्प्टोट्स को आपने tan थीटा के अंदर देख रखा है ना, tan थीटा के ग्राफ में आपने एसिम्प्टोट्स को देख रखा है। देख रखा है कि नहीं देख रखा है? कॉसेक थीटा के ग्राफ में देख रखा है, सेक थीटा के ग्राफ में आपने देख रखा है एसिम्प्टोट्स का। और आपने, ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स भी देख रखे हैं। ठीक है, x+1/x के ग्राफ में आपने ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स भी बच्चों देख रखे हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है, और ये आपके कौन से एसिम्प्टोट हैं बताइएगा? ऑब्लिक एसिम्प्टोट। तो उसी तरीके से हाइपरबोला के अंदर भी बच्चों आपके ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लेट फॉल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू स्ट्रेट लाइन। तो वो तो बाद की बात करेंगे। मान लीजिए कर्व है हमारी, तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो जैसे जैसे आप इन्फिनिटी में जाएंगे तो इनके बीच का जो गैप है ना, आप देखेंगे दैट विल टेंड टू 0। यानी कहने का मतलब है कि ये लाइनें इन्फिनिटी पे ऐसा लगता है कि टेंजेंट हो जाएंगी, पर हालांकि ये टेंजेंट कहते नहीं हम इनको, पर ये ऐसा आप सोच सकते हो कि ये टच कर रही होंगी इसको इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी तो कोई जानता ही नहीं, मैथ में इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ है भी नहीं, तो उसका कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है। यानी कि हम यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि इनका जो गैप है बिटवीन हाइपरबोला और वो जो लाइन जा रही है हमारी, उसके बीच का गैप घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और इन्फिनिटी पे जाकर वो 0 को टेंड कर जाएगा। तो ऐसी जो लाइनें होती हैं उनको एसिम्प्टोट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब हम बना लें बच्चों, अब हम बना लें। तो ये अब हमारा हाइपरबोला है। ठीक है, लेट मी मेक द हाइपरबोला, दिस वाज क्वाइट बिग। तो ये हमने एक हाइपरबोला बनाया बच्चों। तो अब देखिए, ओरिजिन से पास करती हैं लाइनें, ओरिजिन से पास करती हैं, और ये हमारी जो है जा रही, तो ये इसी के पास जाएगी, ऐसे पास जाएगी बच्चों, ये पास जाएगी, और इनके बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा। तो ये जो लाइन है इनको हम बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। तो एक ये एसिम्प्टोट हो गई,
एक ये एसिम्टोट हो गई और एक ये एसिम्टोट हो गई। तो यहाँ पर आपको दो एसिम्टोट्स हाइपरबोला की देखने को मिल रहे हैं एंड दीज आर ऑब्लिक एसिम्टोट्स। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये हमारे एसिम्टोट हैं और ये हमारा हाइपरबोला ऐसे आ रहा है। तो देखिए जब इससे परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर रहे हैं, इसी की कहानी यहाँ पर बताई जा रही कि ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते जा रहे हैं और ये परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ये कम होते 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 इन्फिनिटी में जाकर कहीं पर ये जीरो होगा। ठीक है, तो एज p अप्रोचेज इन्फिनिटी, एज एसिम्टोट अप्रोचेज इन्फिनिटी, p अप्रोचेज जीरो। ठीक है, द लाइन इज नोन एज एसिम्टोट एंड माइंड इट, इट्स नॉट अ टेंजेंट। ठीक है, तो क्लियर है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, तो ये आपको पता चली गया कि भाई एसिम्टोट्स क्या होते हैं। किसी को कोई परेशानी कि एसिम्टोट्स क्या होते हैं? आई डोंट थिंक दैट शुड बी एनी प्रॉब्लम देयर। अब एसिम्टोट्स आखिर कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट द एसिम्टोट्स? वी आर गोइंग टू लर्न दैट। तो हेडिंग डालिए टू फाइंड एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। टू फाइंड एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो देखिए अब भाई जो एसिम्टोट है वो एक लाइन है, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हाइपरबोला जो है हमारे पास दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें y की जगह एम एक्स प्लस सी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रख दीजिए, कोई नहीं रोकता है आपको। एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेना आता है बच्चों? यस। तो टेक एलसीएम हियर, तो बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी है ये लाइन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई भी यहाँ से निकाल सकता है। थोड़ी सी पेन चलाना पड़ेगा बच्चों। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम इंटू एक्स स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर भैया, यहाँ से एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने का, और फिर देखिएगा कि यहीं से x का कोफिशिएंट आ सकता है, तो 2mxc यहाँ से आ रहा है, तो माइनस 2a स्क्वायर mxc ये आ रहा है। बोलो, और थोड़ा सा c को आगे ही कर लेते तो और बढ़िया ही लगता अपने को। तो माइनस 2a स्क्वायर mxc, और कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा बताइएगा? यहाँ से माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, और यहाँ से भी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। तो कैन यू फाइंड कि भैया इसको कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई कहता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी होते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। अब मान लीजिए ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, और कोई कहता है कि इसका रूट जो है वो इनफाइनाइट है, रूट इसका इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी वन प्रॉब्लम कि अगर नहीं, यहाँ पे देखिए अगर मैंने ऐसे लिख दिया इस लाइन को, तो इसका रूट इनफाइनाइट नहीं हो पाएगा बच्चों। इसका रूट ये कहीं ना कहीं तो ऐसे या ऐसे काट ही देगा फाइनाइट वैल्यू पर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये इनफाइनाइट हो, तो यू वोंट वांट कि ये a यहाँ पर रहे, क्योंकि ये a रहा ना तो x की वैल्यू माइनस बी बाई ए हो जाएगी। कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं b माइनस ए। तो अब आप इस a को 0 करने की कोशिश करेंगे, तभी ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो यानी कि बेसिकली अपने को क्या मानना है कि अगर हम रूट को इनफाइनाइट चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें x के कोफिशिएंट को a को 0 करना पड़ेगा एंड b को हमें फिर 0 ही करना पड़ेगा। ठीक है, b को 0 करना पड़ेगा, तो a will tend to 0, then only the root of this a line can be infinite, otherwise it is not possible। ठीक है, तो इसी तरीके से जब क्वाड्रेटिक होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट भी सुन लीजिए। तो क्वाड्रेटिक है अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके रूट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रूट्स इसके इनफाइनाइट हैं तो a को 0 करना पड़ेगा, साथ साथ b को भी 0 करना पड़ेगा,
तब जाके रूट्स इनफाइनाइट होंगे। तो ए भी 0 हो और बी भी 0 हो तब जाकर रूट्स इनफाइनाइट होते हैं बच्चों। तो ए बी को जानते हो, ए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहां पर भी सुनिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, क्या आप इसको 0 करोगे? और क्यों 0 करोगे? यहां पे साइड में छोटा सा लिखेगा कि रूट्स आर इनफाइनाइट, क्योंकि ये लाइन इसको कहां पर टच करने जा रही है? इन्फिनिटी पे टच करने जा रही है। तो इसके जो कोफिशिएंट है ये 0 करने पड़ेंगे। तो 2a स्क्वायर एम सी इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा और साथ में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर को भी 0 करना पड़ेगा। तो यहां से एक बात करिएगा अब देखिए, अब एक चीज यहां पर देखिए, अगर हम लोगों ने यहाँ से 0 किया तो एक बहुत ही शानदार चीज़ आती है कि m की वैल्यू आनी चाहिए प्लस माइनस बी बाई ए। देखिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो अंडर रूट करोगे तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए आएगा। ये स्लोप है, स्लोप। अब देखिए अगर ये स्लोप है तो a 0 नहीं होगा बच्चों, और स्लोप एनी हाउ 0 नहीं है। तो 2 तो कह रहा है कि मैं 0 नहीं हूं, ए ने भी साफ साफ मुकर गया है कि भाई मैं भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ रहा हूँ। एम ने बोला मैं भी 0 नहीं हूँगा, मुझे तो एसिम्प्टोट बनना है, तो ये भी 0 नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर केवल एक ही इंसान 0 हो सकता है। जब सबने मना कर दिया है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 होना है। तो यहाँ पर हिम्मत दिखा के सी ने बोला कि मैं 0 हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो लाइन थी हमारी वो थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन इसमें एक खूंखार बात हो चुकी है कि c तो जो हो चुका है वो है 0। तो जो लाइन बचती है हमारे पास वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बनती है, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स। कैसी लाइन बनती है हमारे पास? y इज इक्वल टू एम एक्स, और m की वैल्यू जो हमारे पास आती है दैट इज प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स। तो यहाँ पर दो लाइनें आती हैं, एक लाइन आती है b बाई ए एक्स, तो वो एसिम्प्टोट है, और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स। तो रिमेंबर दिस कि वो दो लाइनें जो हैं, ध्यान से समझिएगा, वो जो दो लाइनें हैं वो है y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और दूसरी लाइन जो है दैट इज y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। तो यानी कि इस वाली लाइन को हम बोले तो y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और इस वाली लाइन को हम बोलें तो y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। ठीक है भाई, क्लियर है? अब जरा इनके दोनों के स्लोप को प्रोडक्ट करके देखते हैं, m1 इंटू m2। तो इसका स्लोप आया b बाई ए और इसका स्लोप आया माइनस बी बाई ए, तो इनके प्रोडक्ट हैं स्लोप के माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ से कोई इंटरेस्टिंग बात निकल के नहीं आई है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कहीं कभी पूछ ले कि सारे एसिम्प्टोट्स के जो होते हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो कई महान भाव बच्चे बता देते हैं अरे लग तो रहा था शायद जब पढ़ाए थे कि 90-90 सा कुछ महसूस हो रहा था। तो महसूस होने वाली चीज़ें भी वो कर देते हैं, तो महसूस नहीं हो, आप प्रोडक्ट करके देखिए, -1 अगर आ जाता तो ऐसा होता। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए महसूस करने से केवल आंसर नहीं लिखे जाते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पर और आप ध्यान से देखिएगा कि हम इसे लिख सकते ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लिख सकते ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट कर ले बच्चों, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मतलब एक्स स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाता तो और बढ़िया लगता, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें अगर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आ चुकी है बच्चों कि अगर हम देखें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये हमारा जो है हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, और कंबाइंड इक्वेशन के बारे में अगर बात करें हम लोग एसिम्प्टोट्स की,
तो उनकी जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स है, दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उनकी इक्वेशन है। और तीसरा एक और आता है भाई मार्केट में, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो यहाँ पे कुछ खास बातें नजर आ रही हैं हमको कि अगर हम हाइपरबोला और उसके कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स को देखें तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट डिफरेंस है। इसकी भी हेल्प से हम लोग काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है आपको कि हाइपरबोला जो होता है और जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स होता है उसमें केवल एक कांस्टेंट का अंतर होता है, और वो कांस्टेंट का डिफरेंस इस केस में, हर जगह नहीं, इस स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन में आप देखिए 1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। और यही बात यहाँ पर होती है कि जब हम लोग कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स लेते हो, कॉन्जुगेट हाइपरबोला को लेते हैं, तो उस केस में भी सेम डिफरेंस आता है, 1 का ही डिफरेंस आता है। तो यहाँ से एक और बात होती है कि जो आपके हाइपरबोला के एसिम्टोट्स हैं वही आपके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी एसिम्टोट्स होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉपर्टीज और भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप समझ जाते हो। अब देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप जानते हो, ऐसा कुछ किया जाता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप का अपना हाइपरबोला है। और यहाँ पर अगर ए को बी कर दिया जाए बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो हाइपरबोला बनता है, इसको अपन बोलते हैं भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स है, तो एक बार प्लस लिखें और एक बार माइनस लिखें तो दो हाइपरबोला हमारे पास, दो एसिम्टोट्स हमारे पास आए थे। अब जब a और b बराबर हो गया बच्चों, तो इस समय इस कॉन्जुगेट ये जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसको इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोलते हैं, अगर उसकी एसिम्टोट्स को देखें तो दे आर नथिंग बट y इज इक्वल टू प्लस एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसमें देखिए इधर -1 है, इधर +1 है, तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इनके प्रोडक्ट जो हैं वो क्या आ रहे हैं, -1 आ रहे हैं, यानी कि दे बोथ आर एट राइट एंगल्स, विच इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। तो एसिम्टोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर y इज इक्वल टू प्लस माइनस x विच आर एट राइट एंगल्स। तो क्लियर है क्या यहाँ तक? ये पर्टिकुलर केस आप समझ गए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कौन होते हैं एसिम्टोट्स, क्या ये क्लियर है बच्चों? तो क्या आपको ये पहले नहीं बताया गया है कि इक्विलैटरल हाइपरबोला जो होता है वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है? तो बताया गया है, ठीक है। तो अगर हाइपरबोला हमारा इक्विलैटरल है तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी हमारा इक्विलैटरल ही होगा, क्योंकि अगर आपका हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर होगा बच्चों। तो ये अगर है आपका कॉन्जुगेट, मतलब ये अगर इक्विलैटरल है तो ये भी इक्विलैटरल ही होगा। तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत होने की ज़रूरत है, ठीक है भाई। तो डन है, डन प्यारे बच्चे, बताइएगा। अब ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट के सेम एसिम्टोट्स होते हैं। अब कोई कह दे कि नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आया भाई, मेरे को तो फिर से प्रूफ करके दिखाइए आप, तो मैं आपको यहीं से प्रूफ करूंगा, यहीं ला के वापस से आपको मैं यहाँ प्रूफ करके दिखा भी सकता हूँ। अब जरा सुनिएगा, बात को समझिएगा और बात पे थोड़ा सा अंदाजा डालिएगा। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी। अगर ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता तो यहाँ पे सब जगह अब -1 करना पड़ता मुझको, तो यहाँ पर मुझे माइनस करना पड़ता, और यहाँ पर ये माइनस ए स्क्वायर जो था ये प्लस हो जाता, और वहाँ पर माइनस होता, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस होता। लेकिन एक बात आप समझिए कि जब हम कहते हैं कि इसके रूट्स इनफाइनाइट हैं, तो कोफिशिएंट तो यही वाले 0 होते हैं जिनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फर्क पड़ता वो कांस्टेंट में केवल फर्क पड़ रहा था, और कांस्टेंट को तो यहाँ पर हमें यूज ही नहीं करना पड़ा, तो इसलिए सेम ही तो आता रिजल्ट, है ना। तो ये जब प्रूफ करते हैं हम लोग तो सेम ही तो रिजल्ट आता। तो क्या आपको इस बात को बताने की जरूरत है फिर से कि सेम ही आता? तो सेम ही तो बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो सेम ही आता, तो सेम ही बोला है कि इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स डिफर द हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला इन इट्स कॉन्जुगेट हैव द सेम एसिम्प्टोट्स। तो ये पॉइंट आपको क्लियर ही हो गया होगा। क्लियर है ना भाई, ये बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डन है, ठीक है। तो कोई यहां पर किसी को भी कोई परेशानी हो तो ये आप समझ सकते हैं। नहीं है, ठीक है, फिर नहीं है तो तो इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स डिफर द हाइपरबोला एंड द कॉन्जुगेट हाइपरबोला बाय द सेम कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर जनरल इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c या c1 इज इक्वल टू 0, ये आपका अगर हाइपरबोला है तो जो आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आएंगे एसिम्प्टोट्स की, उनका ये पोर्शन सेम रहेगा भाई। ठीक है, तो ये अंतर रहेगा और इस तरीके से अंतर रहेगा कि इसके लिए जो डेल्टा आए वो 0 आ जाए। भाई ये वैल्यू रख के आप डेल्टा फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो c को ऐसा कुछ रखा जाए c2 को कि ये डेल्टा 0 हो जाए, तो ये पता चल जाएगा। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ये आपकी एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन होगी और इतना पोर्शन सेम रहेगा, इतना पोर्शन सेम रहेगा। और जो मजेदार बात है कि ये वाली जो इक्वेशन होगी 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और यहाँ पर कुछ c3 होगा, वो आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। यहाँ पर भी इतना पोर्शन सेम है। देखियो जितना डिफरेंस c1 और c2 पे होगा उतना ही डिफरेंस c2 और c3। तो कुछ AP जैसी फील आ रही कि c1 और c2 पे जो डिफरेंस है एग्जैक्टली c2 और c3 पे हो, तो कहने को हम कह भी सकते हैं कि भाई हाइपरबोला एसिम्प्टोट और कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल बी इन AP। ठीक है, क्योंकि दे आर डिफरिंग बाय द सेम कांस्टेंट ओनली। जैसे कि हम लोगों ने जनरल केस तो नहीं लिया, स्पेशल केस में हम लोगों ने देखा कि एक में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और फिर जब एसिम्प्टोट्स की कहानी आई तो वहां पे आया कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और जब कॉन्जुगेट हाइपरबोला की कहानी आई तो वहां पर क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ये सच में मैं पूछ रहा हूं, सच में क्लियर है क्या? ठीक है, अब यहां क्या कह रहे हैं कि एसिम्प्टोट्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ये तो पता ही है आपको, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन ही हमारी y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स और y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स आई है, तो सेंटर से तो पास ही कर रहे हैं। एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स एंड द एक्सेस ऑफ द आर द एक्सेस ऑफ द हाइपरबोला। अब देखिए कि ये जो है ये हमारा हाइपरबोला है, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, इधर भी सिमेट्रिकल है भाई। अब यहां पर एक कहानी है, जिस कहानी को आपको समझना है, वो कहानी कुछ ऐसी है कि दो एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला आर द डायगोनल्स, द एसिम्प्टोट्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो वो तो हमें समझ में आ ही गया भाई, ये बी बाई ए एक्स है भाई, है ना? कोई भूल गया हो तो, वैसे भूल भी जाते कई बच्चे, माइनस बी बाई ए एक्स है। एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स, ये बाइसेक्टर है, ये थीटा है और ये थीटा है कह रहे हैं, इधर भी ये थीटा है तो ये थीटा है। ठीक है, और ये जो बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स हैं वो एक्सेस ऑफ हाइपरबोला, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी कि टा और का है। अब यहां तक तो क्लियर है। अब इस बात को कैसे प्रूफ करें? तो देखिए, कभी भी आपको अगर बाइसेक्टर चेक करने होते हैं तो आप बाइसेक्टर्स को इस तरीके से चेक करते हैं कि m1 प्लस m2 जो है उनका 0 होना चाहिए। तो चलिए भाई यहाँ से देख लीजिए इसका स्लोप, और इसके स्लोप को अगर ऐड करें तो 0 आ रहा है, और x और y एक्सिस के स्लोप को भी आप सम करेंगे तो 0 ही आएगा।
ठीक है, तो इसका बाइसेक्टर ये है और उसका बाइसेक्टर ये है, तो दीज आर बाइसेक्टर्स। ठीक है, दीज आर बाइसेक्टर्स। तो m1 प्लस m2 होने के कारण इनके बाइसेक्टर ये x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला आर डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल। Asymptotes of the hyperbola are the diagonals of the rectangle formed by the lines drawn to the extremities of each axis parallel to other axis। अच्छा, इसकी क्या कहानी है? यहाँ जगह है, यहीं पे बना लें। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए भाई, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, इन एक्सट्रीमिटीज़ से आपको परपेंडिकुलर ऐसे डालना है। इन एक्सट्रीमिटीज़ से आपको परपेंडिकुलर डालना होगा ऐसे एक्सेस के। तो इनको जब मिलाएंगे तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये आपके डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल होंगे। द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला आर द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल formed by the line drawn to the extremities of each axis parallel to other axis। ये कहानी यहाँ पर है। अच्छा, अब समझेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पर बच्चों एक बात समझना कि ये पॉइंट क्या है, ये a,0 है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, a,0। तो इस वाले का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, a। अच्छा, इस वाले का भी कोऑर्डिनेट होगा a। अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन जानते हो क्या, y = b/ax? क्यों नहीं, कोई है ऐसा जो नहीं जानता है? तो यहाँ पर आप एक काम करना प्यारे बच्चों कि इस x पे a डाल देना, तो y आ जाएगा और इस y की वैल्यू जो होगी वो a, b होगी। ठीक है, तो यहाँ पर -a,0 है, तो यहाँ पे -a रखना आप। और इस लाइन की इक्वेशन आपको पता ही होगी कि ये -b/a टाइम्स x है, और यहाँ पर ले जाके -a रख देना। और जब रखोगे ना तब देखोगे कि क्या कमाल हुआ है कि ये फिर से y = b आ गया है। तो यानी कि जब ऐसे दो पॉइंट मिल जाते हैं ना, -a, b और a, b टाइप के, तो क्लियरली शो करते कि ये वाली लाइन जो है ना वो y = b है। अब यहाँ पर भी a रखिएगा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि -b होगा, तभी ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। यहाँ पे रख के देख लो ना भाई, a रखो, काटो, y = -b। अब सोचिए इसमें रखेंगे अगर हम लोग -a को, इस वाले -a को, तो ये भी -b आ रहा है। तो ये -a, -b है। क्या आपको दिख रहा है कि ये y = -b लाइन है और ये दोनों पैरेलल है, और दोनों की डिस्टेंस आप देख सकते हो यहाँ पर 2a आ रही है, और इसकी भी डिस्टेंस 2a आ रही है। तो ये चीज़ इसके पैरेलल है और इनकी लेंथ भी इक्वल है। इनकी लेंथ देखें तो 2b है और इनकी भी लेंथ देखें तो 2b। तो रेक्टेंगल तो बन चुका है ये, रेक्टेंगल तो बन चुका है ये। तो asymptotes are the diagonals of the rectangle formed by the lines drawn through the extremities of each axis parallel to the axis। तो आ ही चुका है, तो आ ही चुका है, दोनों पैरेलल हैं और इन डायगोनल्स की लेंथ आप देख लें तो सेम आएंगी भाई। और डायगोनल्स की लेंथ अगर सेम आ गई ना तो ये रेक्टेंगल है, और इसके डायगोनल्स ऑब्वियसली यू कैन सी दे आर पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। The diagonals are passing through the vertex of the rectangle, hence they are the diagonals। तो क्या क्या प्रूव करे भाई, सब प्रूव हो चुका है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर बताने के लिए है नहीं। ठीक है, ठीक, तो क्लियर है, क्लियर बोल दो। अब एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। क्या पॉइंट कर सकते हैं
कि ये शो करना कि एसिम्पटोट्स जो है वो टेंजेंट है एट इन्फिनिटी, हालांकि वो टेंजेंट नहीं होते, बट कैन वी शो दैट कि टेंजेंट्स, तो देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स, टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ओरिजिन से पास करता है तो ये 0 इंटू 0 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 0 है तो ये चीज़ 0 होगी, तो m की वैल्यू आप देखिए क्या आ रही है, b बाई ए, तो यही तो स्लोप है। और ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइनें, तो ये टेंजेंट की कंडीशन से निकल के आ रही हैं, और वो क्या है, एसिम्पटोट्स। तो ये देख लीजिए आप, एक जनरल है। तो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी समझना। A normal is drawn to the hyperbola. A normal is drawn to the hyperbola at P, which meets, एक एक लाइन पढ़ा करो, क्योंकि देखो बहुत दिक्कत होती है लोगों को एडवांस का क्वेश्चन करने में, जो लोग सही से मेहनत नहीं करे रहते हैं। तो अब आप समझिएगा कि एक एक लाइन को पढ़ के पहले प्रैक्टिस करते वक्त आपकी आदत होनी चाहिए कि उसके एसेंस को समझना। तो एक ही तरफ का मैं हाइपरबोला बनाऊंगा, ऐसा ना पैराबोला समझ लेना इसको। तो अ नॉर्मल इज ड्रॉन टू हाइपरबोला, इसको पहचानते ही हो, एक पी पॉइंट लिया है हमने बच्चों, और उस पी पॉइंट पे क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल इज ड्रॉन टू हाइपरबोला एट पी, तो पी है, विच मीट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस एट जी, तो ये यहाँ देखो जी पे आ गया भैया, कहाँ पे आ गया है ट्रांसवर्स एक्सिस, जी पे आ गया, जी पे, यहाँ तक सही है। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम जी ऑन द एसिम्पटोट्स मीट्स इट एट एल, तो अब देखिए यहाँ से एक एसिम्पटोट्स भी भाई जा रहा है, यहाँ से एक एसिम्पटोट्स भी जा रहा है, और ये क्या कह रहा है कि जो एसिम्पटोट्स जा रहा है ना, उस पर आप जी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए अब, और वो उसको जाके एल पे मिलता है। अच्छा, और फिर शो करना है आपको कि जो एल पी है, यानी कि एल पी है जो कि अभी नहीं दिख रहा है, एल पी जो है, अब यहाँ पे ही कर दूंगा, एल पी इज पैरेलल टू, एल पी इज अरे वाइट से कर दूं क्या, ये है मेरा पॉइंट, ठीक है, ये पी पॉइंट है। तो ये जो एल पी है ना, एल पी इज पैरेलल टू दिस कॉन्जुगेट, का के पैरेलल है, यानी कि वाई एक्सिस के ये पैरेलल। अब देखो कोई भी चीज अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ये वाली चीज, तो इसमें जो एक्स इक्वल टू समथिंग टाइप का आपका कोऑर्डिनेट आना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम लोग पी का कोऑर्डिनेट पहले मान लेंगे, तो वो है ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा। भाई बताइए इसमें क्या कोई परेशानी है आपको? नहीं। तो अब आपको किसी तरीके से इस बात को प्रूफ करना है, आपको किसी तरीके से इस बात को प्रूफ करना है कि जो ये L का x कोऑर्डिनेट है वो भी a सेक थीटा अगर आ जाए तो LP जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के। बोल दो। अब आपको ये निकालना होगा कि L का x कोऑर्डिनेट निकालना हो, L का x कोऑर्डिनेट आपको निकालना हो और वो प्रूफ करना होगा कि वो a सेक थीटा है। अब सबसे अच्छी बात है कि ये इंटरसेक्शन निकालेंगे जब हम लोग किसके साथ, इसको y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, ठीक है, ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन जो है हमारे पास वो ये है, ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन इस P से, नॉर्मल से ये G पता कर सकते हैं। तो नॉर्मल से आप G निकाल लीजिए पहले, तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिख लें भाई, तो a स्क्वायर लिखें, यहाँ b स्क्वायर लिखें, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखें, यहाँ a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y, नीचे लिखा x1 और नीचे लिखा y1। तो ऐसे मुझे नॉर्मल की इक्वेशन याद रहती है, तो मैं यहाँ पे a सेक थीटा और b टैन थीटा लिखूंगा बच्चों प्यारो। तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है a x कॉस थीटा, अरे वो सेक है ना नीचे तो ऊपर जाके कॉस बन गया बच्चों, तो ये बी वाई टैन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है
कि ये पता करना कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब ये g के कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये तो क्लियर है कि ये 0 है, तो y में 0 रख दो बच्चों, और तो x निकाल लो। तो x हो जाएगा आपका a स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन a कॉस थीटा। ये कैसे आया, कोई बता सकता है महानुभाव? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना, वो ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है हाइपरबोला के अंदर, ठीक है। और ये यहाँ से देखिए, इसको कट्टम कुट्टी करके x जो है वो ए ई स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा है। x इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा है। तो x जो है वो ए ई स्क्वायर, जो कॉस है ना उसका सेक थीटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए ई स्क्वायर सेक थीटा कॉमा 0 है, ए ई स्क्वायर सेक थीटा कॉमा 0 है। तो अब हम लोग इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज एल जी की। उसका एक पॉइंट मिल गया और उसका स्लोप पता है कि उसका जो स्लोप है वो एसिम्टोड्स के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो -a/b है। तो चलिए लिख ही लेते हैं, तो किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो वो -b/a है, तो ये a/b है, बहुत सुंदर। वो b/a है तो ये -a/b है, तो यहाँ पे -a/b है। एंड दिस इज x माइनस ए ई स्क्वायर सेक थीटा, ऐसा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं इस लाइन का इंटरसेक्शन, ये एक लाइन हमने लिख दी है, वो लाइन शायद एल जी है। इसका इंटरसेक्शन वी वांट विद एसिम्टोट्स, तभी तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो एसिम्टोट निकालना चाहते हो, x को सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ लिखो b/a टाइम्स x एंड दिस इज -a/b x, और इसको अंदर ले जाओ तो ये बनता है a स्क्वायर ई स्क्वायर सेक थीटा अपॉन b, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इधर भेजिएगा, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइम्स x अपॉन ए बी हो गया है, और इधर की तरफ है a स्क्वायर ई स्क्वायर सेक थीटा अपॉन b हो गया है। तो b से b कट चुका है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारी दुनिया जानती कि ये a स्क्वायर ई स्क्वायर होता है। तो ये आपका a है और ये x है और ये सेक थीटा है बच्चों। तो ये यहाँ से a स्क्वायर ई स्क्वायर कट चुका है, और x का कोऑर्डिनेट जो इंटरसेक्शन का आया वो a सेक थीटा है। तो अगर ये x बराबर a सेक थीटा p का भी है और l का भी आ चुका है a सेक थीटा, और बाकी तो आप यहाँ से b tan थीटा b/a टाइम्स a सेक थीटा रख दीजिएगा, तो b सेक थीटा दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो a सेक थीटा कॉमा b सेक थीटा आया, इसका a सेक थीटा कॉमा b tan थीटा है। तो ये जो a सेक थीटा ये सेम होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं जो LP है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो प्रूव हो गया ये पहला क्वेश्चन। किसी को समस्या, कोई भी परेशानी तो नहीं? तो चलिए आगे बढ़े हम। अब नेक्स्ट एक और बढ़िया से क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अ ट्रांसवर्सल कट्स द सेम ब्रांच ऑफ अ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन p कॉमा p डैश एंड द एसिम्टोट्स इन q कॉमा q डैश। प्रूव दैट pq इज इक्वल टू p डैश q डैश, और सेकेंड जो है वो आपके pq डैश और p डैश q है, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर करेंगे। अ ट्रांसवर्सल कट्स द सेम ब्रांच ऑफ हाइपरबोला इन p कॉमा p डैश इन द एसिम्टोट्स इन q कॉमा q डैश, देन प्रूव दैट कि pq इज इक्वल टू p डैश q डैश एंड pq डैश इज इक्वल टू p डैश q। तो इसको प्रूव करना है, तो समझिए। तो अब हम यहाँ पर एक हाइपरबोला ले रहे हैं,
ये हाइपरबोला है, और एक ट्रांसवर्सल है जो कि कट करेगा सेम ब्रांच ऑफ हाइपरबोला को इन P, P डैश। ठीक है, एंड द एसिम्टोट्स, तो एक आप ऐसे कॉर्ड टाइप से यहां डालिए। ठीक है, तो इसको देखिए यहां पर कट कर रहा है कौन, हाइपरबोला को P में और यहां पर P डैश में, और इसी पॉइंट पर ये देखिए यहाँ पर वो जा रही है आपकी एसिम्टोट्स जा रही, वो इसको कट कर रही है Q डैश पे और Q पे, और नीचे वाली जो हमारी है साथी, अरे यार ये, अरे टेंजेंट ही बना दोगे क्या, ये यहाँ से कट मारती है, समझना बात को। तो ये Q डैश है बच्चों। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो सिमेट्री से देखें तो ये लाइनें भी सिमेट्रिकल होती हैं, ये थीटा होती है, थीटा होती है, ये भी सिमेट्रिकल फिगर होता है। तो सिमेट्री से देखें ना, तो ये पी क्यू और पी डैश क्यू डैश हम लोग सिमेट्री से बोल सकते हैं कि दे आर इक्वल, है ना। लेकिन अपने को तो प्रूव करना भाई कि पी क्यू और पी डैश क्यू डैश। अच्छा, आज ही की बात है, आज ही की बात है कि इस तरीके का चीज़ आपने किया है कि यहाँ से आप P का अगर देखिए कोऑर्डिनेट लिखते हैं, P का अगर आप कोऑर्डिनेट यहाँ लिखते हैं तो आप लिखेंगे A सेक थीटा कॉमा B tan थीटा, ऐसा लिख दीजिए। और यहाँ का कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो आता है A सेक थीटा कॉमा B सेक थीटा। अभी तो देखा था, अरे ऐसे काटोगे तो आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं बोलो। और यहाँ पर भी आप देखिए कि जब आप इसको लिखोगे तो ये A सेक थीटा और यहाँ पे माइनस B tan थीटा आएगा। और इसको जब आप लिखोगे A सेक थीटा तो ये A सेक थीटा माइनस B सेक थीटा हो जाएगा कोऑर्डिनेट। अब देख लीजिए खुद ही, A सेक थीटा A सेक थीटा, तो ये B सेक थीटा और B tan थीटा में डिफरेंस निकालोगे तो B सेक थीटा माइनस B tan थीटा, ये पी क्यू, और यहाँ पर भी सेम ही गैप आ रहा है, देख लीजिए, आप समझ सकते हो इसको। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि पी क्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश। अब पी क्यू डैश और पी डैश क्यू, तो देखिए ये जो पी पी डैश है दोनों में सेम ही आएगा, तो आप पी पी डैश में पी क्यू ऐड कर दें तो आपको पी डैश क्यू मिल जाएगा। पी क्यू डैश जो है इसको ऐसे लिखें, देखिए पी क्यू डैश को आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखिए पी पी डैश प्लस पी डैश क्यू डैश, ऐसे लिखें। और जो पी डैश क्यू है उसको कैसे लिखेंगे, देखिए उसमें भी आप ऐसे ब्रेक करिए, पी पी डैश प्लस पी क्यू, और ये पी क्यू और पी क्यू डैश पहले ही इक्वल हो चुके हैं तो ये दोनों तो इसी से इक्वल आ जाएंगे भाई। अरे समझे कि नहीं, इसको ब्रेक कर लिया अपन ने, पी पी डैश प्लस पी डैश क्यू डैश। और पी डैश क्यू को कैसे लिखेंगे आप, पी डैश पी प्लस पी क्यू, ठीक है। तो पी पी डैश प्लस पी क्यू, तो फिर आप यहाँ पर देखिए कि पी पी डैश और पी डैश पी क्यू, तो ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में इक्वल है, तो आपका पी डैश क्यू डैश और पी क्यू जो है वो आपका इक्वल नहीं हो पा रहा है, मतलब वो इक्वल ही होंगे, वो तो दोनों पहले से इक्वल कर दिया तो दैट इज इक्वल, ठीक है। ठीक है भाई, बढ़िया। तो ये एक मैंने जनरल तरीके से आपको करके बता दिया, लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि ये, अच्छा मैं समझ गया ना इसको, अब दूसरे तरीके, अच्छा जगह ही नहीं है तो ये वाला नोट कर लेना भाई। अब मैं इसको काट के एक और तरीका आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मान लो थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा काटा तो ऐसे,
ठीक है, तो ये वाला मेथड समझ में आया भाई। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बातें हम लोग करते हैं और काट पीट मचाते हैं। तो ये पी डैश क्यू डैश, देखो ये वाला ही प्रूव करेंगे तो समझ ही गया ना, ये तो फिर एक बार वो प्रूव हो गया कि पी क्यू पी डैश, तो वो फिर हो ही गया। अब इसको करने का देखिए एक तरीका क्या है कि भाई इंटरसेक्शन निकाल के ये क्यू वाला पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आप कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अपनी लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी लाइन है। इसको हम इंटरसेक्शन p पॉइंट अगर निकालना चाहते हैं, p और p डैश निकालना चाहते हैं अगर, तो इसको हाइपरबोला के साथ आपको इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई। और q और q डैश को निकालने के लिए ये पेयर ऑफ लाइन के साथ इसका इंटरसेक्शन अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे रख दीजिए पॉइंट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये बात आप समझ ही गए होंगे कि ये वाली चीज़ आप पहले कर चुके हैं, है ना, टेंजेंट वेंजेंट की इक्वेशन निकालने में। तो यहाँ से आप जो भी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में भी रखना बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस यहाँ से ये समझिएगा कि जब आप, अच्छा कांस्टेंट में डिफरेंस है तो कांस्टेंट वाले जो टर्म आते हैं उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया जाता है, ध्यान से देखना, m1 इंटू m2 निकालते हैं। ठीक है, लेकिन सम ऑफ द रूट्स के बारे में बात होती है तो बच्चों एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहता है और जो एक्स का कोफिशिएंट रहता है उसको लिया जाता है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसके एक्स स्क्वायर इतना पोर्शन सेम है तो इसके एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट सेम होंगे। तो यहाँ से जो अगर मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और इसका कोऑर्डिनेट है q का डैश, दैट इज x2 x1 x2, और यहाँ पर y1 और यहाँ पे y2, x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, और यहाँ पर आपका x3 y3 और यहाँ पर आपका x4 y4। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर आपका x4, एक सेकेंड, जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो नहीं। अच्छा ये बताओ इसके रूट्स क्या निकलेंगे जब हम लोग इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो इसके जो सम ऑफ द रूट्स आएगा वो x3 प्लस x4 आएगा, यह हाइपरबोला के साथ है ना, x3 और x4, और ये एसिम्प्टोट्स के साथ इसके रूट आ रहे हैं x1 प्लस x2। अच्छा, ये दोनों का सम इक्वल रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स, तो इनका जो मिड पॉइंट आएगा ना, दोनों का मिड पॉइंट सेम आएगा मान लीजिए वो L है। ठीक है, इनका मिड पॉइंट सेम आएगा, मैं कह रहा हूँ इनका मिड पॉइंट सेम आएगा। तो ये दूरी अगर मैं बोल दूं कि ये दूरी x है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये दूरी भी x है, और ये दूरी यहाँ से y है, और इसी L से ये वाली दूरी भी y है। तो मैं कह रहा हूँ कि y माइनस एक्स आपको PP डैश देगी, तो यहाँ से भी देखिए y माइनस एक्स यही देगी। तो प्रूव हो गया भाई, पी क्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश, प्रूव हो गया बोलना प्रूव हुआ कि कुछ अंदेशा रह गया आपको। तो ये मिड पॉइंट निकाल लेने से आपकी ये बात बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाती है। अब देखिए हाइलाइट्स ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाइलाइट्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, कर लें भाई। तो क्या कह रहे हैं इसको पहले हम लोग समझते हैं, हालांकि ये सब हम लोग इलिप्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर इलिप्स वाली चीज़ को करके इसको करें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
ठीक है, एक बात जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था उसको सोच रहा हूँ बाद में करेंगे, है ना, जगह की कमी पड़ रही है यार। तो जहाँ पर भी थोड़ा मेरे को जगह मिलेगा तो मैं एक बात डिस्कस कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है, वो पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग हाइलाइट्स ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये सब रटे होने चाहिए पॉइंट्स, ऐसे फालतू नहीं है पॉइंट्स, अगर आप समझोगे ये सब फालतू चल रहा मामला। तो लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑफ द हाइपरबोला अपॉन एनी टेंजेंट is its auxiliary circle and the product of the feet of these perpendiculars is b square which is semi conjugate axis का whole square। ये याद होगा हम लोगों ने b स्क्वायर वगैरह किया था। देखो क्या अंतर ही क्या होता है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता था, अगर एल्जेब्रिकली आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, ये समझिए। और यहाँ पर केवल वही माइनस लगा हुआ है, और क्या अंतर है ना भाई, और क्या अंतर, और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक पार्ट में करता हूँ यहाँ पर आपका समझना, लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर। पहले तो आप ना अपना हाइपरबोला बना लें, और यहाँ पर भी हाइपरबोला बना लें, और यहाँ पर एक ऑक्सिलरी सर्कल वगैरह की कुछ बात कर रहे हैं, है ना, तो सब बना के रख लिया। तो ये कह रहे लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस ऑफ द हाइपरबोला अपॉन एनी टैंजेंट इज इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए टैंजेंट पे यहाँ से, ठीक है, और उसका जो लोकस आएगा ना वो ऑक्सिलरी सर्कल आएगा, ऐसा इन्होंने बोला। तो हम एक एक पार्ट यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जो टेंजेंट पे हम लोग कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप टेंजेंट लिखिए, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किया हम लोगों ने, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी भाई। क्या लिख दी, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि जो टेंजेंट लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस ऑफ द हाइपरबोला अपॉन एनी टेंजेंट, तो इस टेंजेंट पे आपको a,0 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और उसका लोकस निकालना है। तो कह रहे हैं कि वो ऑक्सिलरी सर्कल आएगा, ठीक है भाई। तो देखिए इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप यहाँ पर जो लिखेंगे आप वो -1/m लिखेंगे। तो इक्वेशन लिखिए आप, y - 0 इज इक्वल टू -1/n x माइनस AE, इतना लिख लोगे आप। तो यहाँ पर आप h, k से, क्योंकि आपको लोकस वगैरह का काम कराना है, तो -1/m टाइम्स h माइनस AE, तो mk प्लस h इज इक्वल टू ए, mk प्लस h इज इक्वल टू ए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, mk प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, mk प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ये कर लिया। अब आप क्या करें, इसको ओपन करें, एक तो वो है और एक ये। तो अब हम लोग mk प्लस h, और एक यहाँ से भी देखिए इसमें भी लाई कर रहा है, टेंजेंट में भी तो लाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखिए k माइनस एम एच का होल स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन, एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। k माइनस एम एच का होल स्क्वायर, ये कौन सा था, k माइनस एम एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस
एम के प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ, एम के प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है एंड यू हैव राइट नाउ ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से खोलिए तो के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर और माइनस 2 के एम एच और यहाँ से प्लस 2 के एम एच कैंसिल हो चुका है, तो एम स्क्वायर के स्क्वायर और यहाँ से एच स्क्वायर। अच्छा, के स्क्वायर कॉमन लोगे बच्चों तो 1 प्लस एम स्क्वायर और एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो फिर भी 1 प्लस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन बचा ही था तो 1 प्लस एम स्क्वायर। सबको ऐसे ही सही उड़ा दो, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइप की चीज़ जो दिख रही है दैट इज ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट ऑक्सिलरी सर्कल। आगे भैया प्रूव हो गया है, बोलिएगा। तो ये प्रूव हो चुका है ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो यही देखिए बोल रहा है लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस of the hyperbola upon any tangent is its auxiliary and the product of the feet of these perpendicular is b square। तो ये जो perpendicular distance आप निकाल सकते हैं, perpendicular distance निकालना आता है ना, तो आप जो है perpendicular निकालिएगा तो p1 इंटू P2 निकालिएगा तो बी स्क्वायर आएगा। ये कर चुके हैं हम लोग, तो देख लीजिएगा कि परपेंडिकुलर के लिए याद होगा कि हम लोगों ने एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी वाली इक्वेशन को यूज़ करके किया था। एग्जैक्टली वैसा ही करिएगा बच्चों, तो रिवाइज भी हो जाएगा आपका एलिप्स। और ये याद भी रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ द फीट ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स इज व्हाट, बी स्क्वायर, ठीक है। और ये भी देखिए, ये भी पॉइंट सेम ही है, इलिप्स वाला डन है। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स शुड सबटेंड right angle at the corresponding focus. The portion of the tangent between the point of contact and the directrix subtends a right angle at the corresponding focus. तो that is also done, उस पर भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब the tangent and normal at any, ठीक है, the tangent and normal at any point of a hyperbola bisects the angle between the focal radii. This spells the reflection property of the hyperbola as an incoming light ray aimed towards one focus is reflected from the outer surface of the hyperbola towards the other focus. It follows that if an ellipse and hyperbola have the same foci, they cut at right angles at any of their common point. तो बहुत कुछ लिखा है यहाँ पर। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ अ हाइपरबोला बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोकल रेडियाई, ठीक है भाई। एंड दिस स्पेल्स द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द हाइपरबोला। तो इसी टाइप का कुछ आपने पहले भी चीज़ें देखी हैं, है ना। तो अब हम यहाँ से आपको एक बात बताएं कि हम ये वाली प्रॉपर्टी करते हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द हाइपरबोला एज एन इनकमिंग लाइट रे एम्ड टूवर्ड्स वन फोकस is reflected from the outer surface of the hyperbola towards the other focus। ये क्या बात हुई यहाँ पर, इसको आप समझिएगा। देखो इन्हीं सबको आप करिए अपने आप समझने को, तब आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, तब आप, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप एक लाइट रे को ऐसे डालिए, हाइपरबोला पे एक लाइट रे को ऐसे डालिए और इधर की तरफ आपका फोकस है, मतलब इसकी तरफ डाला AE,0 की तरफ। तो कहता क्या है कि यहाँ पर देखिए एक और है ना आपके पास -AE,0। तो जब ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि ये इस फोकस की तरफ जाएगा, कि इस तरीके से ये आप इसकी तरफ डालोगे ना, जब आप इसकी तरफ डालोगे जस्ट इसकी तरफ, तो ये रिफ्लेक्ट होके इसकी तरफ जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके इसकी तरफ जाएगा। समझे बात को, ऐसे करके,
ठीक है। और फिर जब आप इसकी तरफ डालोगे तो ये किसकी तरफ रिफ्लेक्ट होके जाएगा, सोचो, इसकी तरफ होके जाएगा, इसकी तरफ जा रहा है। और फिर जब आप इसकी तरफ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ना, और फिर सोचो ये इसकी तरफ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन, याद आ रहा होगा मैंने बताया था। और बार बार फिर ये लाइट रे इसी के बीच में घूमती रहेगी, ये इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक, ये जो दूसरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी समझ में आएगी। एक के इलिप्स की तरफ अगर आप जो है रे को करोगे तो वो क्या करेगा, दूसरे फोकस की तरफ लाइट रे जाएगी। आगे ना बात समझ में। अब जो दूसरी बात कह रहे हैं उसको भी समझिएगा। इट फॉलोज दैट इफ एन इलिप्स एंड हाइपरबोला हैव द सेम फोकस। तो अब इसी पे अगर एक इलिप्स कह रहे हैं कि बना दो आप, अरे थोड़ा सा इधर ही बना देते दोनों का, है ना, ए कॉमा 0, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये माइनस ए कॉमा 0। हाँ, तो अब सेकेंड पॉइंट को सुनिएगा। It follows that if an ellipse and hyperbola have the same foci, they cut at right angles at any of the common point। तो ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। जब कोई भी बोला जाता है ना कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा ही है ऑर्थोगोनैलिटी प्रूफ करने के लिए इन केस ऑफ सर्कल, अरे याद है ना। तो यहाँ जैसे देखो देखो, ये तब हो सकता है, आप सुनिएगा, ये तब हो सकता है कि जब आप 90 डिग्री पे हूँ, तो ये तभी हो सकता है बच्चों, ये तभी हो सकता है जो इसकी, जो हमारे हाइपरबोला की टेंजेंट है ना, जो हाइपरबोला की टेंजेंट है वो इलिप्स की क्या हो, नॉर्मल हो। जो हाइपरबोला की टेंजेंट है वो इलिप्स की नॉर्मल हो, और जो इलिप्स की नॉर्मल है वो हाइपरबोला की टेंजेंट हो, देन ओनली इट इज पॉसिबल, देन ओनली इट इज पॉसिबल। द टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला मैं लिख दूं, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नॉर्मल एंड हाइपरबोला टेंजेंट्स, हाइपरबोला नॉर्मल एंड इलिप्स, अरे यार कैसे लिखूं मैं इसको, इलिप्स का, सुनिएगा, इलिप्स का नॉर्मल एंड हाइपरबोला का टेंजेंट, एंड हाइपरबोला का टेंजेंट आर सेम, का टेंजेंट आर सेम। ठीक है। एंड ये फोकस 2 है, ये फोकस 1 है, और क्या होगा कि ये F2 P पॉइंट में मान लो इसको। ठीक है। का टेंजेंट आर सेम एंड दे बाइसेक्ट एंगल F2P F1 एंड दे बाइसेक्ट दिस, यानी कि वी हैव टू शो कि दिस थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है। अब एक बात आप सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आप एक काम करिए कि इलिप्स के केस में आपने क्या देखा है कि इसको अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए, ये इलिप्स मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इलिप्स। तो इलिप्स के केस में क्या होता है कि इस, मान लीजिए इस फोकस से रे जा रही है, पास होते जा रही, तो वो रिफ्लेक्ट करके इसकी तरफ जाएगी। बोलो भाई, है ना। उसमें तो क्या था कि भाई एक फोकस से अगर रे पास होती है तो फिर वो दूसरे फोकस से भी होकर रे पास होती है, तो ये वाली रे से अगर जा रही तो ये वाली रे यहाँ पर जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है।
तो ऑब्वियसली जो ये वाली आपकी रे होगी ना, दैट विल बी द नॉर्मल, क्योंकि देखो ना रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज है थीटा, ये थीटा तो नॉर्मल हुई ना, तभी तो भाई ऐसे रिफ्लेक्ट, तो ये चीज़ नॉर्मल ऑफ टेंजेंट हो, नॉर्मल ऑफ इलिप्स हो गया, इसको मैंने लिख दिया इट्स अ नॉर्मल ऑफ इलिप्स। इलिप्स की प्रॉपर्टी को यूज़ किया तो दिस इज नॉर्मल ऑफ इलिप्स। अरे नॉर्मल से ही होता भाई, अगर बहुत किसी को दिक्कत हो रही हो तो ये समझो, ये जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, ये एंगल एंगल बराबर हो जाते हैं, या वो नॉर्मल कहते हैं उसको, और कोई नहीं, इलिप्स में नॉर्मल सुन के आपका है ना बीपी वीपी बढ़ जाए। ठीक है, तो समझे ये थीटा और ये थीटा बराबर हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने कहा है इलिप्स की प्रॉपर्टी में, आपने इसको प्रूव भी किया है, और आपको पता भी होना चाहिए कि एक फोकस से जाती तो फिर दूसरे फोकस से पास करती है। डन है, बोल दो यहाँ तक। तो यानी कि ये बात प्रूव हुई कि दिस इज नॉर्मल ऑफ इलिप्स, दिस इज नॉर्मल ऑफ इलिप्स। अब दूसरी बात आप देखिएगा बस। अब ये क्या कहती है, हाइपरबोला की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई देखो हाइपरबोला में अगर आप, ये हाइपरबोला की रे है, अगर हाइपरबोला में क्या कहती है कि हाइपरबोला में अगर आप, सुन लो, हाइपरबोला में अगर आप इलिप्स उसके फोकस की तरफ, क्योंकि कनफोकल है ना, इनके सेम फोकस हैं, तो इसके फोकस की तरफ आप डायरेक्ट करते हो तो ये आउटर सरफेस है, कॉन्वेक्स साइड वाले सरफेस से इधर की तरफ दूसरे वाले फोकस की तरफ जाती है। अब सुनिएगा, तो इसका मतलब कि यहां पर जो रे जा रही है, जो यहां पर रे जा रही है, वो थीटा थीटा एंगल, कुछ भी अल्फा अल्फा एंगल ले लो, ठीक है, ये कर दिया, तो दैट शोज कि इट्स अ नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला, इट्स अ नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? वर्टिकली अपोजिट होने के कारण ये भी थीटा हो जाएगा, और ये आप देखिए कि ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा शुड बी 180, तो अल्फा प्लस थीटा इज 90। तो ये नॉर्मल थी इलिप्स की, तो ये टेंजेंट हो गई इलिप्स की। अरे 90 आ गए भाई, दिस इज टेंजेंट ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो जो नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला है वो टेंजेंट ऑफ इलिप्स है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑफ इलिप्स है। तो अब खुद समझो आपकी ये चीजें क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, यानी कि इलिप्स का नॉर्मल एंड हाइपरबोला का टेंजेंट आर सेम and they bisect angle f2 f1. That is what it is being said. It follows that if an ellipse and hyperbola have the same foci, so they are orthogonal, they cut at right angles at any of the common point, not at this point only we're talking about it. This happens at this point also, this happens at this point also, this happens at this point, yani ki they are at right angles, and that only happens when the normal of the one of the curve is the tangent of the other curve. That happens at that only point. तभी तो दोनों 90 डिग्री पे होते बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक कि ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं, नोट दैट इलिप्स एंड द हाइपरबोला आर कनफोकल एंड देयरफॉर ऑर्थोगोनल। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों को अगर हम देखें, ये इलिप्स और ये इलिप्स दोनों कनफोकल हैं, इसलिए ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल तो सिखाई दिया आपको, इस पॉइंट पे आपको ऑर्थोगोनल सिखा दिया गया है, मान लीजिए इस बात को। ठीक है, और नहीं आए तो पेन चला के बैठ के शांति से इसको करिए, नहीं तो कभी भी नहीं आएंगे ये सब आपको। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। अब हमें यहाँ पर ये कहना है कि ये इलिप्स और हाइपरबोला कनफोकल हैं, तो इसलिए ये ऑर्थोगोनल है। ये कौन बताएगा कि दे आर कनफोकल? तो कैसे हम इस बात को प्रूव करें कि दे आर कनफोकल? बताओ भाई, कोई बताएगा?
कर सकते हो कि नहीं? सोचो थोड़ी देर, करो इसको, ठीक है? कि दे आर कन, तो भैया कनफोकल होने का मतलब कि दोनों के फोकस सेम होने का मतलब है कि आप देखिए इसका ई निकालो अगर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना? और इसमें देखिए आप सम करिए जरा इनका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है ना? ऐसा होता है। तो यहाँ पे लिखिए जरा, आप देखेंगे खुद आप हैरान हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों का सम जो होना चाहिए वो ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये तो होता ही है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये दोनों सेम चीज देखा रहे हैं, तो यहाँ से बात प्रूव होती है कि इनके सेम फोकस है। तो ये कनफोकल हैं, इसलिए ये ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, डन है? नहीं समझ में आ रही हो तो भाई हम क्या किया जाए? तो ओरिजिन से ये भी है, ये भी ओरिजिन से है कनफोकस। इसका तो जानते हो ना कि ये माइनस ए कॉमा जीरो है और ये ए कॉमा जीरो है। तो कनफोकल होने का मतलब कि इसका भी यही आना चाहिए, एक फोकस ए कॉमा जीरो और दूसरा फोकस माइनस ए कॉमा जीरो, इसका भी फोकस यही आना चाहिए। अच्छा, इसका ये बात क्लियर है ना? तो इसका भी यही मतलब ये वाला जो हाइपरबोला है इसका भी यही होना चाहिए, इसके भी फोकस सेम आने चाहिए। तो आई थिंक आसान है ये चीज़ करना ना। तो जो मैंने बताया वो समझे कि नहीं समझे, कि अभी दिक्कत है? क्लियर है? तो देखो इनके फोकस का डिस्टेंस 2a ही है और इनके फोकस का डिस्टेंस भी 2a ही है। तो ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इनके ऐड करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, तो इनको ऐड कर दिया। तो इनको जब ऐड कर दिया तो देखो दोनों का वही आया था, ए ही तो आया। अरे समझो, है ना? फिर से करूँ, एक बार में नहीं आता कई बच्चों को। ठीक है, फिर से देखो करो, ये कट गया देखो। तो ये मतलब इनका तो यही ए स्क्वायर है ना, इसका तो यही बी स्क्वायर, मतलब ऐसे सोच लो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को करूँ तो ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर, मतलब ये हो सकता है कि आप कन्फ्यूज आए हो कि अरे ये समझो आप ये कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइप की चीज़ है। तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने से ए स्क्वायर ई स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इनको ऐड करिए तो आप देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और इसका तो होता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना? तो ये दोनों के लिए सेम आ चुका है, तो इसलिए ये कनफोकल हैं, और कनफोकल हैं तो ये ऑर्थोगोनल है, यहाँ पर ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है, और कोई पॉइंट है बचा? The foci of the hyperbola and the points P and Q in which tangents meets the tangent at the vertices are concyclic with PQ as the diameter of the circle। अच्छा, ये क्या बात है, इसको करते हैं हम लोग अब। ठीक है, let us do this thing कि ये क्या बात है ना? what is this, ये कौन सी चीज़ है? ठीक है, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड द पॉइंट्स P and Q in which any tangent meet at the vertices are concyclic and are
विथ पी क्यू एज डायमीटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, तो वो डायमीटर ऑफ द सर्कल होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट करा जाए क्या? क्या जगह कहाँ गया? चलो, तो एक काम करिए, आप एक हाइपरबोला बनाइए, खुद भी बनाओ भाई। तो लास्ट पॉइंट हम लोग अब प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हाइपरबोला है, तो फोकाई ऑफ द हाइपरबोला ले लो, ये फोकाई ऑफ द हाइपरबोला ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0, ये ले लिया। एंड द पॉइंट्स P and Q in which any tangents meet the tangent at the vertices are concyclic. Tangent at the vertices, ठीक है, with PQ as diameter of the circle, ठीक है। तो मतलब देखो, इसको ऐसे लिखो आप, टू प्रूव क्या करना है अपने को, सर्कल फ्रॉम पी क्यू, सर्कल फ्रॉम पी क्यू, इसी को आप ऐसे लिखें, सर्कल फ्रॉम पी क्यू एज डायमीटर, एज पहले मैं लिख दूं कि प्रूव क्या करना है ना, फिर आप प्रूव कर पाओगे, पहले समझो तो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीज़ें लिखी हैं। तो एक सेकेंड यार, रुक जाओ यार, क्या हुआ? हाँ, तो यहाँ पे टू प्रूव लिख लो पहले आप, कि हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। तो प्रूव ये करना है कि सर्कल फ्रॉम पी क्यू एज डायमीटर passes through F1 and F2, circle from PQ as diameter passes through F1 and F2, और triangle F2PQ makes right angle, ठीक है। तो अब क्या करो, तो यहाँ से एक टेंजेंट डालते हैं हम लोग, यहाँ से भी एक टेंजेंट हो जाती हो, तो यहाँ पे पॉइंट रख दिया ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा, ठीक है। क्यू वाला पॉइंट क्या है, इसके एक्सट्रीमिटीज पे ऐसे जा रहे हैं, एक्स बराबर माइनस ए, ठीक है। तो इधर भी उसी टाइप की चीज़ है, ठीक है। ये F1 है, इधर F2 है, माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। ये कोई P है, ये कोई Q है, तो लिखो टेंजेंट, लिखो पहले एक्स सेक थीटा बाई ए प्लस वाई माइनस वाई टेन थीटा, ना भाई हाइपरबोला है, वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली है, एक्स सेक थीटा बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि y का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, तो x को a रख लें अगर, तब भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, x को a रख दें तब भी हम लोग इसका y का कोऑर्डिनेट फाइंड होगा, माइनस a रख लें, जो भी रखना है। चलिए x बराबर a पे एक किसी का भी निकाल सकते हैं, ये जैसे p है,
अरे यार ये कैसा बना है, ये जाके ऐसे टेंजेंट हो जाती है इसको। ठीक है, तो इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो इस P पॉइंट में x बराबर a है और टेंजेंट की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी, x सेक थीटा बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। तो x को a रखेंगे तो P का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक, इसके साथ इंटरसेक्शन निकालने जा रहे, ये तो पता ही है अपने को। ठीक, अरे यार ये देखो कैसे बन जाता है ना, ऐसे ये a,0 होता है ना, तो इसका x बराबर a है, तो ये p का भी तो कोऑर्डिनेट a है ना, तो ये वाला निकालना है, y वाला क्या होगा, तो वो तो इसी इक्वेशन में रख के ही निकलेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो थोड़ा खाली पेज पे करते हैं। ठीक है, तो भाई सेक थीटा केवल बचा आपके पास, तो सेक थीटा, और इधर जो बचा है दैट इज माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। अब एक काम आप कर सकते हो कि आप ऐसे लिख लो कि वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो वाई टाइम्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा टाइम्स बी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया। क्लियर। अब y साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज b, है ना, b। तो अब y टाइम्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 टाइम्स b। तो टू साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गई। तो y की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, tan थीटा बाई 2 टाइम्स b, यानी कि आपको जो कोऑर्डिनेट मिल गया है वो क्या मिला है, b tan थीटा बाई 2। y का कोऑर्डिनेट जो मिला है दैट इज b tan थीटा बाई 2। तो b tan थीटा बाई 2 मिला है, तो p मिल गया भाई। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला इन द पॉइंट्स P and Q in which any tangent meets the tangent of the vertices are concyclic with PQ as the diameter of the circle। तो Q का भी तो पॉइंट पता चलना चाहिए अगर PQ as the circle आपको करना है। तो माइनस ए भी रख के देखो भाई, करके देखोगे, माइनस एक रख के देखो यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस ए रख के देखना। तो अब ऐसे ही रखना यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस ए रखोगे तो माइनस सेक थीटा आएगा, तो वो जाके उधर प्लस होगा, तो ये आपको मिलेगा माइनस बी कॉट थीटा बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस बी कॉट थीटा बाई 2, यानी कि माइनस ए कॉमा माइनस ए कॉट बी कॉट थीटा बाई। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके, a कॉमा बी टैन थीटा बाई 2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों से अब आपको एक डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियसली x माइनस एक्स वन इंटू एक्स प्लस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स टू होता है ना, तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी टाइम्स टेन थीटा बाई 2 इंटू वाई प्लस बी टाइम्स कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने। तो यहाँ से तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका y माइनस बी टेन थीटा बाई 2 टाइम्स y प्लस बी कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। अब ये क्या कह रहे हैं, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला इन द पॉइंट्स PQ इन विच द टेंजेंट्स मीट द टेंजेंट एट द वर्टिसेस आर कंसाइक्लिक विद PQ एज द डायमीटर, यानी कि इसको फोकस सेटिस्फाई करता है, ये कह रहे हैं। कंसाइक्लिक मतलब PQ तो डायमीटर के तरीके से हैं, साथ में ये दोनों फोकस जो है इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये बोल रहे हैं, फोकस इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हमें शो करना है कि AE हो कॉमा 0 हो या फिर माइनस AE कॉमा 0 हो, वो इस चीज को 0 कहेंगे।
तो अब आप रखिए एक्स स्क्वायर पे आप रखिए इसको, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई को 0 रखिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा कॉट थीटा बाई टैन थीटा बाई टू कैंसिल ही हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस बी स्क्वायर। अब आप खुद देखिए, इधर तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, उधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये तो होता ही है। तो हेंस इट सेटिस्फाइज, यानी कि चाहे आप माइनस ए रखते क्योंकि तो स्क्वायर था, तो ये दोनों सेटिस्फाई करते। तो इस तरीके से प्रूव हो गया भाई। दिस इज हाउ इट इज प्रूव नाउ। हुआ प्रूफ कि नहीं, समझ गए आप? तो ये हाइलाइट्स 4 थी आपके टेंजेंट की प्रॉपर्टी की। तो ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी की हाइलाइट्स 4 थी जो प्रूव हुई। अब और आ जाइए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आपको ये पता है कि जो हाइपरबोला में जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते ना, हाइपरबोला में जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हाइपरबोला में हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट से मैक्स 2 टेंजेंट, हो सकता है हम ड्रॉ ही ना कर पाए, ठीक है, लेकिन हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से बात को प्रूव करेंगे और फिर उसको शो करने की कोशिश करेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, इधर की तरफ कर लें, इक्वेशन कहाँ लिखी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ले लिया, मान लो प्लस माइनस भी ले सकते हो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे रियल टेंजेंट एग्जिस्ट करें तो कंडीशन उसके लिए ये होगी कि भाई ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 2 टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, है ना। अगर ये 0 हो गया तो एक ही टेंजेंट होगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप जो है 2 टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो ये कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन कब होती? बियॉन्ड द रूट्स, है ना, बियॉन्ड द रूट्स होती। तो यानी कि m ग्रेटर दैन b बाई ए और m लेस दैन माइनस b बाई ए। इसी रीजन में ऐसा होगा कि जब स्लोप b बाई ए से ज़्यादा है या स्लोप माइनस b बाई ए से कम है तो आपकी केवल एक ही मतलब 2 ही टेंजेंट यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो, तभी 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि सुनिएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी बाई ए यूनियन b बाई ए से इन्फिनिटी, इसी के बीच में आप जो है 2 रियल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और जब माइनस बी बाई ए से b बाई ए के बीच में रहोगे तो ये लेस दैन 0 आएगा, तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते इसके बीच में। तो इसका क्या मीनिंग है? तो आप b बाई ए स्लोप वाली लाइन ड्रॉ करें और ये माइनस बी बाई स्लोप। तो देखिए, अगर आप ओरिजिन पे हैं तो आप एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ओरिजिन से आप एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। भाई ये तो एसिम्प्टोट्स हैं, ये तो इन्फिनिटी पे मिलने का वादा इन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स पे हैं, जैसे इस पॉइंट पर हैं, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे हैं जो कि ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं, तो यहाँ पर आप 2 नहीं एक टेंजेंट ड्रॉ कर। देखो इधर तो आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते इस साइड, लेकिन इस साइड आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 2 टेंजेंट कहाँ पे ड्रा कर सकते हैं? जब आपका स्लोप b बाई ए से ज़्यादा हो, b बाई ए से आपका स्लोप ज़्यादा हो, ठीक है। और कहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते उसको भी तो समझिए। इसका देखिए स्लोप क्या है, माइनस बी बाई ए, और इसका क्या स्लोप है, b बाई ए, ठीक है। तो इसके बीच में एक भी टेंजेंट आप नहीं ड्रॉ कर सकते, ऐसा कहना है कि इसके बीच में आप एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते माइनस बी बाई ए से b बाई ए के बीच में।
ठीक है। इस लाइन का स्लोप है -b/a और इस लाइन का स्लोप है b/a। तो जब किसी भी लाइन की स्लोप इनके बीच में होगी तो उनका एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। -b/a और b/a। तो मान लीजिए ये y इज इक्वल टू -x लाइन है और ये y इज इक्वल टू x लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब तब क्या कह रहा है कि -1 से 1 के बीच में एक भी आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो -1 से 1 के बीच में एक भी आप जो है नहीं ड्रॉ कर सकते। इसका मतलब y बराबर 2/3 टाइम्स x टाइप की लाइनों के जो एंगल्स होंगे वो इधर होंगे, इधर होंगे कि नहीं होंगे, इधर होंगे, और इसी तरीके से इधर होंगे। तो इस रीजन, नहीं अगर समझ पा रहे थे तो मतलब इस रीजन के बीच में कोई भी लाइन आप ड्रॉ करें, यहाँ तो आप एक ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस रीजन में अगर आप कहीं पे भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये कट कर देगा, इधर भी कट कर देगा, इधर भी ले जाओगे कट कर देगा। तो इस रीजन में एक भी ड्रॉ नहीं हो सकता। अच्छा, अगर इस रीजन में नहीं ड्रॉ हो सकता तो इस रीजन में भी नहीं ड्रॉ हो सकता। भाई बात तो यही है ना, इसका भी b/a है और इसका भी -b/a है और इसके बीच में आप नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इस रीजन में आप एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पर इन लाइनों पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते इस पे भी, क्योंकि एसिम्पटोट्स बन रही हैं। अब ये जो रीजन है ना, ये वाले रीजन, इन पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यही तो मीनिंग है। ये क्या कह रहा है कि भाई b/a से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ स्लोप, तो b/a से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, b/a से लेकर इन्फिनिटी, और इधर स्लोप -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से लेकर, ठीक है, -इन्फिनिटी से लेकर -b/a, मतलब ये रीजन, ये रीजन -इन्फिनिटी से लेकर -b/a और b/a से लेकर इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो है आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस रीजन में आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ से कहीं पर भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक इधर ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस साइड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इधर ड्रॉ कर सकते हैं, इधर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक, डन है। तो ये रीजन में कर सकते, तो ये रीजन में भी कर सकते हैं, ये रीजन में भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो डन है कि कहाँ पे कितना हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो रीजन 1 में अगर आप हैं तो रीजन 3 और 4 में आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? रीजन 1 में है तो रीजन 3, 4 में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। भाई इस रीजन में हैं आप तो आप इस रीजन और इस रीजन में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस रीजन में है तो यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इधर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इधर है तो इधर साइड और इधर साइड ड्रॉ कर सकते हैं, इधर है तो उधर साइड ड्रॉ कर सकते हैं, इधर है तो उधर उधर ड्रॉ कर सकते हैं, अपोजिट साइड में आप ड्रॉ कर सकते हैं, अपोजिट साइड में आप ड्रॉ कर सकते हैं, समझे। इस रीजन में है तो आप एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हैं इसे, और एक इधर ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो टेंजेंट है। इधर भी हैं तो इधर ही ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी हैं तो आप इधर ही ड्रॉ कर सकते हैं और इधर ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इधर से इधर को ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से इधर, इधर नहीं, इधर ले जाओगे तो कट जाएगा। तो एग्जैक्टली इसी टाइप से अगर आप यहाँ हो तो आप इधर ड्रॉ कर सकते हो और इधर ड्रॉ कर सकते हो, इधर हो तो इधर ड्रॉ कर सकते हो, इधर। ये बोल रहे हैं कि अगर ये रीजन 1 बना दूं, इसको रीजन 2 बना दूं, इसको रीजन 3 बना दूं, इसको रीजन 4, तो 1 से आप इन वाले रीजन में, मतलब ये नीचे वाले रीजन में आप ड्रॉ कर सकते हो, इधर से भी नीचे वाले में, 4 वाले से ऊपर वाले में, 3 वाले से ऊपर वाले रीजन में आप टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि हम यहाँ से इधर और यहाँ से तो कहीं पे भी नहीं ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पे भी कोशिश करोगे तो कट कर देगा।
यहाँ करने जाओगे कट कर देगा, कहीं पे भी इन रीजन से यू कैन नॉट। ठीक है, अगर b बाई ए और माइनस बी बाई ए के बीच में आपका स्लोप है तो आप कभी भी कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, वो कट कर जाएगी। ठीक है, तो इतनी क्लैरिटी आई थिंक आज आपको मिल गई है, तो ये बातें आपको समझ लेनी है। ठीक है, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे बच्चों, तो साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।